मैं आप सभी विद्यार्थी का इस संस्कृत की श्रृंखला में स्वागत करता हूं, जिसमें हम संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले 10th चैप्टर था जो हमारा सुभाषित रत्नानी, उससे रिलेटेड हमने 10-15 श्लोकों की चर्चा करी थी। आज हम क्लास 10 थर्ड चैप्टर स्वराष्ट्र गौरवम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था इस लेसन से हमें क्या सीखना है, क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, वो सब कुछ हमने उस लेसन में उस पार्ट में सीख लिया था। आज हम श्लोक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। बहुत अच्छा श्लोक। इससे हमारे पुराणों में भारत संबंधित जो क्या बोल सकते हैं हम इसमें रेफरेंस है वो हमें पता चलते हैं कि भारत की जो विशेषता है या भारत की जो स्थिति है वो पुराणों में कैसे पता चलती है, कहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं। तो प्रमाण यहाँ पे है इसका, ये विष्णु पुराण इस ग्रंथ से संकलित है। मैंने जब पाठ पढ़ा था बताया था संकलित का मतलब क्या होता है कि ये जो चैप्टर इसमें आपके अपने 10-11 श्लोक पढ़ रहे हैं वो 10-11 श्लोक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से न लिख करके अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस से यहाँ पर लिए गए हैं। ये वाला जो श्लोक अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब हम देखते हैं श्लोक में क्या लिखा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, मैंने यहाँ पे संधि करते यत् समुद्रस्य। यत् मतलब जो या जो भूमि का टुकड़ा, समुद्रस्य उत्तरम समुद्र के उत्तर में है। एक बार मैं यहाँ पे साइड में छोटा सा भारत का मैप बना देता हूँ जिससे इसकी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो क्या है हमारा समुद्र, और ये जो एरिया है लगभग वो हमारे लिए क्या है हिमालय। ठीक है, इधर पाकिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, आपको इतना पूरा नहीं पढ़ना है। आप जब ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ोगे अपन को सिर्फ श्लोक से रिलेटेड देखना है। क्या लिखा कि यत् मतलब जो समुद्र से उत्तरम, जो भूमि का टुकड़ा या जो भूखंड समुद्र से उत्तर है, तो ये दिशा होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो समुद्र के उत्तर मतलब ये भूमि का टुकड़ा क्या समुद्र के उत्तर में है। तो एक लाइन में सिद्ध हो गई कि यत् समुद्र से उत्तरम, जो भूमि का टुकड़ा समुद्र के उत्तर में है, इस साइड में है, ये उत्तर दिशा हो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, हिमाद्रे च एव दक्षिणम, च मतलब और, हिमाद्रे मतलब हिमालय के, ई दक्षिणम दक्षिण में है। तो ये तो हिमालय पर्वत हो गया हमारा, उसके दक्षिण में, दक्षिण दिशा है ना, तो उसके दक्षिण में है मतलब समुद्र के यहाँ से स्टार्ट तो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। ये वाला भाग आया, ये वाला पार्ट आया। तो समुद्र के तो उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भूमि का टुकड़ा है, यत्र जहां पर भारतीय संतति, भारतीयों की संतति वो संतान रहती है, या भारतीयों की संतति या भारत के जो वंशज हैं वो निवास करते हैं, तद वर्षम भारतम नाम, उस भूमि के टुकड़े का नाम क्या है भारत है, या उसको भारत देश कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो समुद्र के उत्तर दिशा में है, जो और हिमालय के दक्षिण में है, जहां भारतीय संतति, जहां भारतीय की संतान निवास करती है, तद भारतवर्षम नाम, उस भूमि के टुकड़े का या उस भूखंड का नाम क्या है भारत देश है। इससे हमारा ये क्या हो गया, भारत की भौगोलिक स्थिति कंफर्म हो जाती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। देखो हम 4 पॉइंट में हर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। पहला होता है हमारे लिए क्या होता है संदर्भ, दूसरा क्या लिखते हैं प्रसंग, तीसरा व्याख्या, और चौथा पॉइंट हम लिखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये 4 पॉइंट से हम किसी भी श्लोक की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट हम संदर्भ में क्या लिखेंगे, हम संदर्भ में लिख लेंगे कि ये जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, और ये भी विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से संकलित थे। ठीक है, ये तो हमारे क्या प्रसंग हो गया, सही संदर्भ हो गया। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, इस श्लोक में भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है कि भी भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, किसके बीच में आता है, कौन सी दिशा में आता है, उसके दक्षिण में कौन सा समुद्र
उत्तर में कौन सा पर्वत है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमने क्या लिखा कि जो समुद्र के उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है और जहाँ भारतीय की संतान निवास करती है वो भारत देश है। तो ये क्या आ गई हमारी व्याख्या हो गई। अब व्याकरण टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरण टिप्पणी में क्या है, हिमाद्रेः च प्लस एक, यहाँ विसर्ग संधि, यहाँ पे कौन संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। यह शब्दस्य यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, तत्र धारतम यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। यत्र या ये क्या हो जाएगा, यत्र हमारे लिए क्या उसको अव्यय हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी छोटी मोटी व्याकरण टिप्पणी भी समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक हमारा क्या है, हिमालयात् समारभ्य यावद् सरोवरं तम देव निर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। वैसे देखना है, हिमालयात् समारभ्य से अर्थ देखते कहां से लिया गया है, बृहस्पत्यागमन, आगम इस ग्रंथ है, बृहस्पत्यागम आगम उस ग्रंथ से ये लिया गया है। हिमालयात् समारभ्य मतलब हिमालय से जो प्रारंभ है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हिमालय के दक्षिण में यूं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि जिसके प्रारंभ का स्टार्ट कहाँ से होता है, हिमालय से, तो हिमालय से प्रारंभ है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। यावत कहाँ तक है, खत्म कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया, खत्म कहाँ तक है, तो यावत इंदु सरोवर, इंदु बोलते हैं हिंद महासागर, क्या बोलते हैं इसको, हिंद महासागर को बोलते हैं, ठीक है। तो जो हिमालय से तो प्रारंभ हुआ है और हिंदू सरोवर हिंद महासागर तक इसका विस्तार है, क्या है कि हिमालय समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर यावत हिंदू सरोवर तक जिसका विस्तार है, तम उसको या उस देव निर्मितम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित जो देश है उसे क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। ऐसा देश देवताओं ने गर्व करने वाली बात ही नहीं है। फिर से देखते हैं, हिमालय समारभ्य हिमालय से प्रारंभ होकर के यावत हिंदू सरोवर हिंद महासागर तक इसका विस्तार है, इसका फैलाव है, और तम देव निर्मितम देशम उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये एक और व्याख्या, एक और श्लोक की व्याख्या हमने कंप्लीट करी। इसका प्रसंग हम वही लिखेंगे इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है या उसका प्रमाण, उसको प्रमाणित किया गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। संदर्भ हम देख लेंगे, उसमें बृहस्पत्यागमन ये याद होता तो ये भी लिखेंगे। व्याकरण टिप्पणी हम देख लेते हैं, हिमालयात् पंचमी वचन, ठीक है। यावत हिंदू सरोवर, यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, तम यहाँ पे तस् शब्द आ जाएगा, प्रचक्षते, ठीक है। इतना लिखते हैं हम, पर बस इतनी छोटी मोटी हमारी व्याकरण टिप्पणी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी व्याकरण टिप्पणी भी समाप्त हो जाती है। देखो हमें व्याकरण टिप्पणी में क्या करना है, छोटी छोटी चीजें पकड़नी है, ज्यादा बड़ी बड़ी इसमें ये धातु है, ये प्रयोग क्या लिख सकते हैं हम प्रत्यक्ष में, ठीक है। तो हमें छोटा मोटा जो पता चले उतना ही लिखना, हमें ज्यादा संस्कृत के वहां बताना नहीं है, हमें इतना है कि हमें बस 4-5 1-2 संधि, अगर समास आता है तो समास लिख लेंगे, और अगर उपसर्ग आता है तो उपसर्ग का प्रत्यय याद रख सकते हैं, प्रत्यय बता सकते हैं, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, जो भी छोटा मोटा में आता है वही लिखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा लिखने के चक्कर में कुछ गलत ना लिख दें, इसलिए हम थोड़ा सा ही लिखेंगे लेकिन सही लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा पहले श्लोक की व्याख्या, दूसरे श्लोक की व्याख्या। एक बात फिर देख लेते हैं कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में मतलब हिंद महासागर उत्तर दिशा में है, जो हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में है, और जहां भारतीयों की संतान निवास करती है उसे भारतवर्ष कहा जाता है। दूसरा क्या है, जो हिमालय से प्रारंभ होता है और हिंदू सरोवर तक जिसका विस्तार है, हिंद महासागर जिसका विस्तार है, उस देव निर्मितम, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। तो जो श्लोकों में भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है, इसे थोड़ा माइंड में रख लें कि किस प्रकार से उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। इस प्रकार से हमने दो श्लोकों की व्याख्या कंप्लीट करी।